कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल को दिखाते हुए। एक आदमी पागलों की तरह भाग रहा था इस उम्मीद में कि शायद उसे इस जंगल से भाग निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन यह जंगल इतना घना था कि यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। यह आदमी सूरज को देखते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन अब सूरज भी धीरे धीरे ढल रहा था, मगर इस आदमी ने भागना नहीं छोड़ा। भागते भागते एक पॉइंट आया जहां एक बोर्ड पर लिखा हुआ था, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी वहां से कोई वापस नहीं जा सकता। साथ ही इस बोर्ड पर नंबर 108 भी लिखा हुआ था। यह देखकर वह और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। धीरे धीरे अंधेरा और बढ़ने लगा और पूरे जंगल में एक अजीब सा खौफ फैल गया। तभी अचानक एकदम से सारे परिंदे उड़कर वहां से चले जाते हैं। इस आदमी के कई मील के सफर के बाद भी उसे पूरे जंगल में कोई भी एक जंगली जानवर नहीं दिखाई दिया। न जाने ऐसा क्या था जिसे जंगली जानवर भी डर रहे थे। डर के मारे वह आदमी और भी तेजी से भागने लगा, लेकिन कई घंटों का सफर करने के बाद वह आदमी अचानक एक जगह पर आकर रुक गया और उसके चेहरे पर मायूसी छा गई, क्योंकि उसके सामने वहीं एक 108 नंबर वाला साइन बोर्ड था जिस पर लिखा हुआ था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब आदमी को समझ आया कि चाहे मैं जितना भी भागूं पर इस जंगल से निकल नहीं सकता। इसलिए अब वह वहां छुपने की जगह ढूंढने लगा, लेकिन वहां उसे छुपने के लिए कोई सेफ जगह नहीं मिली। इसीलिए अब वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, पर तभी उस पेड़ की टहनी टूट गई, जिससे वो आदमी काफी ऊंचाई से नीचे जमीन पर आ गिरा। पेड़ से गिरने के बाद वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। उसे काफी गहरी चोटें आईं। इससे पहले कि वो बेहोश हो जाता तभी अचानक जमीन हिलने लगी और अजीब सी गुर्राने की आवाजें आने लगी। वो आवाजें सुनकर आदमी के गले में सांसें अटक गईं। तभी अचानक कोई उसे खींच कर ले गया। खींचने वाला कौन था ये नहीं दिखाया गया, लेकिन हमें उस आदमी की दर्द भरी चीखें सुनाई दी गई। इस इंसिडेंट के 6 दिन बाद हमें शहर में मीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो एक बर्ड शॉप में काम करती है। तभी उसका बॉस आता है और मीना को एक गोल्डन पैरेट को शहर से दूर एक में डिलीवर करने का ऑर्डर देता है। मीना बॉस की बात को मानते हुए अब उस पैरेट को डिलीवर करने जाती है। मीना गाड़ी में बैठकर अपने मोबाइल में उस एज का लोकेशन सेट कर लेती है और अपने सफर पर निकल पड़ती है। शहर से बाहर निकलने के बाद वो एक बोर्ड पर बहुत सारे लोगों के मिसिंग फोटो देखती है, यानी वहां पर कई सारे लोग गायब हो चुके थे। लेकिन मीना उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और आगे बढ़ने लगती है। आगे बढ़ते दौरान मीना शॉर्टकट लेते हुए जंगल के रास्ते से गुजरती है, ताकि वह जल्दी से इस पैरेट को जास तक डिलीवर कर दें। और वह पहुंच गई। जंगल के बीचों बीच यह वही जगह है जहां हम पहले एक आदमी को गायब होते देख चुके हैं। वहां आकर मीना बुरी तरह से फंस चुकी थी। वो अपने मोबाइल पर मैप देखती है, लेकिन वहां मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे थे और उसके कार का रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। मीना अब वहां से वापस निकलने लगी, लेकिन अब उसे वहां से बाहर निकलने का रास्ता समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद मीना की गाड़ी भी खराब हो गई। मीना गाड़ी से बाहर निकलती है और उसे सामने लगा हुआ वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला बोर्ड दिखाई देता है। मीना को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वह पैरेट के पिंजरे को हाथ में लेकर आसपास मदद ढूंढने आगे चली जाती है, लेकिन वहां आसपास किसी भी मदद का नामो निशान तक नहीं था। उसके बाद वह वापस उस जगह पर लौट आती है जहां उसने अपनी गाड़ी खड़ी की थी, लेकिन वहां से उसकी गाड़ी गायब हो चुकी थी। यह देखकर वह बहुत ज्यादा परेशान हुई। उसे लगा कि शायद वो उस जगह पर नहीं आई है जहां उसकी गाड़ी खड़ी थी, बल्कि यह किसी दूसरी जगह पर आ गई है और उसकी गाड़ी कहीं दूसरी जगह में खड़ी है, क्योंकि इस जंगल का हर एक पॉइंट एक ही जैसा दिखाई दे रहा था। अब अंधेरा भी गहरा होता जा रहा था। एकदम से पहले की तरह ही सभी परिंदे इन पेड़ों से उड़ जाते हैं। मीना को अब डर लगने लगा था, क्योंकि जमीन भी जोर जोर से हिल रही थी। मीना को वहां आसपास किसी के होने का एहसास होता है। तभी अचानक मीना को दूर किसी का साया नजर आया। मीना भागते हुए उसके पीछे आई, पर उसे वहां कोई भी नहीं मिला। तभी अचानक मीना को एक बूढ़ी औरत भागते हुए दिखाई दी। मीना भी दौड़कर उसका पीछा करने लगी। वो उससे मदद मांग रही थी, लेकिन वो औरत रुकती नहीं, तेजी से भागती रहती है। एक बार फिर मीना इस बूढ़ी औरत का पीछा करती है। अचानक वो बूढ़ी औरत फिर से गायब हो गई। मीना जब उसे ढूंढते हुए और आगे बढ़ी तो उसे दूर जंगल में एक बड़ा सा कमरा दिखाई दिया। वो बूढ़ी औरत उस कमरे के दरवाजे को खोलकर मीना से कहती है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो जल्दी से अंदर आओ। यह सुनते ही मीना बिना सोचे समझे दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ गई। मीना के अंदर आते ही उसने गेट को लॉक कर दिया। मीना देखती है कि यह कोई अजीब सा कमरा है जिसमें एक बहुत बड़ा सा मिरर लगा हुआ था। उस बूढ़ी औरत के साथ यहां 2 और लोग भी थे। मीना घबराकर उन लोगों से पूछती है, यह कौन सी जगह है?
इस पर उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि इस जगह को हम दी कोब कहते हैं। मेरा नाम है मेडलन। ये लड़की है कियारा और इस लड़के का नाम है डेनियल। बूढ़ी औरत मीना से कहती है कि अभी बातचीत का वक्त नहीं है। तुम जल्दी से हमारे साथ मिरर के सामने खड़ी हो जाओ क्योंकि कोई हमें देखने आने वाला है। मीना पूछती है, आखिर हमें कौन देखने आ रहा है? तो वह बूढ़ी औरत उससे कोई जवाब नहीं देती। एकदम बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगी। मीना डर के मारे पूछती है कि यह आवाज किस चीज की है। तो कियारा मीना को बताती है कि इन्हें हम वॉचर्स कहते हैं। वे शीशे के दूसरी ओर से हमें देख रहे हैं, पर हम उन्हें नहीं देख सकते। वे हर रात सूरज ढलने के बाद यहां आते हैं और हमें देखते रहते हैं जब तक सुबह का सूरज नहीं निकल आता। तभी शीशे के दूसरी तरफ से शोर आने लगा। मीना पूछती है, यह शोर कैसा है? उस बूढ़ी औरत ने बताया कि वॉचर्स तुम्हारे आने से खुश हैं, तुम्हें यहां देखकर तालियां बजा रहे हैं। मीना बुरी तरह से कंफ्यूज थी। वह जल्द से जल्द यहां से निकलना चाहती थी। मैडलिन जिन्हें वॉचर्स कह रही थी, ना तो अब तक मीना ने उन्हें देखा और ना ही किसी और ने देखा था। रात गुजर जाती है। सुबह होने पर यह लोग उस जगह से बाहर निकल आते हैं। मैडलिन बताती है कि वे वॉचर्स सिर्फ रात में ही बाहर निकलते हैं। दिन के वक्त हम लोग जंगल में आजाद घूम सकते हैं। मीना रात भर यही सोच रही थी कि कब सुबह होगी और जल्दी से मैं इस जंगल से बाहर निकल जाऊं। इसीलिए वह फौरन जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाती है। तब मैडलिन बाकी सबको उसे रोकने से मना कर देती है, जैसे कि वह जानती हो कि मीना इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकती और वह जरूर वापस आएगी। बस मीना को जाते हुए मैडलिन बताती है कि तुम्हारा यह फैसला अच्छा नहीं है। इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रात होने से पहले हमें इस घर में वापस आना पड़ता है। अगर तुम लेट हो गई तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। मीना किसी की बात नहीं सुनती और अपने पैरेट को लेते हुए तेजी से आगे बढ़ती है। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर उसे वहीं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला साइन दिखाई देता है। उसे देखकर वह घबरा तो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और सूरज को देखकर सूरज की डायरेक्शन में आगे बढ़ती रही, पर जंगल से निकलने में कामयाब नहीं हो सकी। आगे चलकर रास्ता ही खत्म हो गया। मीना ने देखा कि वो एक पहाड़ के टॉप पर खड़ी है, जहां से आगे दूर दूर तक जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था। इसीलिए वो मायूस होकर नीचे बैठ जाती है। तभी अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो डर गई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ी औरत मेडलन थी। यहाँ मेडलन उसे हौसला देती है और कहती है कि सिर्फ तुम ही नहीं जिसने यहां से निकलने की कोशिश की और हार गई। हम भी तुम्हारी तरह ही हार कर यहां रुके हैं। यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूं। मेडलिन मीना को जंगल की तरफ लेकर जाती है। मेडलिन मीना से कहती है, यह जंगल एक शिकारी है और हम सब उसका शिकार। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो हमारे साथ ही रहो। मेडलन उसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले काफी सारे साइन बोर्ड दिखाती है, जो कि जंगल के चारों तरफ गोल घेरे में लगे थे और उनके बीच में था उनका कमरा। मेडलिन बताती है कि यह हमारे घर से आधे दिन के फासले पर लगे हैं। अगर इसे आगे गई तो वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए कभी भी यह तुम्हें नजर आए तो तुम इन्हें इग्नोर मत करना। मीना पूछती है, ये सब किसने बनाया? तो वह जवाब देती है, ये एक प्रोफेसर ने बनाया है, लेकिन अब तक उसे किसी ने देखा नहीं है। अब रात हो जाती है। ये लोग वापस उस घर के अंदर आ जाते हैं। हर रात वॉचर्स उन्हें देखने के लिए आते थे। आज कियारा नामी लड़की उनके सामने डांस करती है और कहती है ये सब उन्हें पसंद है। ऐसा नहीं था कि इन चारों को हर रात वॉचर्स के सामने खड़ा ही रहना पड़ता था। ये लोग जो चाहते वह कर सकते थे, बस ये लोग उनकी तरफ अपनी कमर नहीं कर सकते थे। ऐसा करने पर वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते थे। रात में तो उन्हें सिर्फ वॉचर्स का मसला था, लेकिन दिन में भी उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। यह लोग जंगल से हर रोज अपना पेट भरने के लिए कुछ न कुछ शिकार करके लाते थे, जिससे उनका गुजारा हो जाता। अगले दिन कियारा और मीना दोनों जंगल में शिकार करने जाती हैं। मीना कियारा से पूछती है कि आखिर ये वॉचर्स चाहते क्या हैं। कियारा बताती है, मुझे भी कुछ खास नहीं पता, लेकिन मैडलाइन कहती है कि ये वॉचर्स हमें देखते हैं, हमें ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन अगर हमने वॉचर्स को देखा तो हम पागल हो जाएंगे, क्योंकि वॉचर्स बहुत ही खूंखार दिखते हैं। किरा अब उसे एक गड्ढा दिखाती है और कहती है, ऐसे बहुत से गड्ढे इस जंगल में मौजूद हैं। दिन के वक्त सारे के सारे वॉचर्स उन गड्ढों में रहते हैं और रात में वो यहां से बाहर निकल आते। दिन के वक्त यह लोग इसलिए बाहर नहीं आ सकते क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी स्किन जलाती है। किरा मीना को बताती है कि वह 5 महीने पहले अपने पति के साथ इस जंगल में आई थी और तब से वह दोनों यहां फंसे हुए। पर आज से 6 दिन पहले मेरा पति जंगल में रास्ता ढूंढने निकला है। मुझे उम्मीद है कि वह जरूर वापस आएगा और हम सबको यहां से सेफली ले जाएगा। यहां हमें मालूम होता है कि असल
असल में कियारा का हस्बैंड वही आदमी था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिसे कोई यहां से खींच कर ले गया और अब वह मारा जा चुका है। इस तरह से बातें करते हुए यह दोनों कमरे के पास वापस लौट आए। यहां मैडलिन ने मीना को 3 रूल्स समझाती हैं जिंदा रहने के लिए। सबसे पहला यह कि वो रात के वक्त घर का दरवाजा नहीं खोलेगी। दूसरा, रात में वो आईने की तरफ अपनी कमर नहीं करेगी। और तीसरा यह कि दिन के वक्त वो उन गड्ढों के पास नहीं जाएगी और जितना हो सके रोशनी में रहेगी। जब तक तुम इन रूल्स को फॉलो करोगी तब तक तुम जिंदा रहोगी। लेकिन मीना को मैडलाइन की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। अब उस रात मीना इन वॉचर्स के बारे में जानना चाहती थी, इसीलिए वह शीशे के साथ कान लगाकर आवाजें सुनने की कोशिश करती है। जब उसे कुछ सुनाई नहीं देता तो मीना को मैडलाइन की बताई गई वॉचर्स की बातें फेंक लगने लगती हैं। इसलिए वह रूल्स को तोड़ते हुए अपनी कमर को शीशे की तरफ करके सो जाती है और ऐसा करने पर इन वॉचर्स को गुस्सा चढ़ जाता है। वो लोग जोर जोर से उस शीशे को मारने लग जाते हैं। शोर से मैडलाइन भी उड़ जाती है और वह जल्दी से मीना को शीशे की तरफ खड़े रहने को कहती है और तब जाकर वो वॉचर्स का गुस्सा शांत होता है। यानी जब इंसान वॉचर्स को अपनी पीठ दिखाते हैं तो वह उसे खुद की इंसल्ट मानने लगते हैं। ये रात भी गुजर जाती है और अगले दिन मीना डैनियल के साथ शिकार पर निकलती है। वो डैनियल से पूछती है, क्या आज तक तुमने किसी वॉचर को देखा है? जिस पर डैनियल ने जवाब दिया कि मैंने भी आज तक वॉचर्स को नहीं देखा और जो भी वॉचर्स को देखता है वो जिंदा नहीं बच पाता। तब मीना डैनियल को समझाती है कि मुझे लगता है कि यह सब मैडलाइन की बनाई हुई कहानियां हैं जिसके अंदर वह हमें फंसा रही है। हमें जरूर उन गड्ढों को जाकर चेक करना चाहिए। शायद हमें यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। डैनियल भी यहां रहकर बहुत ज्यादा तंग हो चुका था और वह भी किसी तरह से रास्ता ढूंढकर इस जंगल से भाग निकलना चाहता था। इसलिए वो मीना की बात मान लेता है और वह दोनों गड्ढे के पास पहुंच जाते हैं। अब मीना अपने आप को रस्सी से बांधकर इस गड्ढे के अंदर उतरती है। रस्सी का दूसरा सिरा डैनियल ने पकड़ा हुआ था ताकि अगर मीना को कुछ भी हो वह जल्दी से मीना को बाहर की तरफ खींच ले। मीना नीचे गड्ढे में पहुंच जाती है जहां उसे बहुत सारा इंसानों का सामान मिलता है। मीना उस सामान को इकट्ठा कर लेती है। यह सारा सामान उन लोगों का था जो जंगल में वॉचर्स के शिकार हो चुके थे। डैनियल रस्सी के सहारे कैमरा, साइकिल और जरूरत का सारा सामान को बाहर ले आता है। मीना अब नीचे इंतजार करती है कि डैनियल कब रस्सी नीचे फेंकेगा और मैं ऊपर चली जाऊंगी। और इससे पहले कि मीना उस गड्ढे से बाहर निकल पाती, उसे गड्ढे के अंदर किसी के आने की हलचल सुनाई देती है। मीना जल्दी से डैनियल को रस्सी नीचे फेंकने की आवाज देने लगती है, लेकिन तभी मीना को पकड़ने के लिए एक वॉचर का हाथ बढ़ने लगता है। पर मीना धूप में खड़ी थी, इसलिए जब उस वॉचर के हाथ पर सूरज की रोशनी पड़ी तो उसका हाथ जलने लगा। इतने में डैनियल ने नीचे मीना के पास रस्सी फेंकी और मीना फौरन जल्दी से बाहर निकल आई। मीना पूरी तरह से डर गई थी। ये लोग उस सारे सामान को लेकर अपनी सेफ हाउस में आ गए, जहां मैडलन ने उससे पूछा, यह सामान तुम्हें कहां से मिला? ये लोग झूठ बोल देते हैं कि यह सामान उन्हें इस जंगल से मिला। मैडलन को इस जंगल में रहते हुए बहुत अरसा गुजर चुका था। वह जानती थी कि यह सामान उसे जंगल से नहीं बल्कि एक गड्ढे से मिला होगा। वो मीना से पूछती है, बताओ तुमने गड्ढे के अंदर क्या देखा? लेकिन मीना उसे कुछ नहीं बताती। ये लोग बहुत खुश थे कि आज रात यह लोग वॉचर्स को देख पाएंगे क्योंकि मीना को गड्ढे के अंदर एक कैमरा मिला था। डैनियल किसी तरह जुगाड़ करके उस कैमरा को टीवी के साथ अटैच कर लेता है ताकि यह लोग भी टीवी पर वॉचर्स को देख पाएं। मैडलन बार बार उन्हें समझाती है कि यह तुम लोग गलत कर रहे हो, लेकिन यह दोनों उसकी एक बात भी नहीं सुनते। आज रात यह लोग वॉचर्स के इंतजार में बैठे थे ताकि उन्हें वह देख पाए, लेकिन काफी रात होने के बावजूद भी आज कोई वॉचर उन्हें देखने नहीं आया और अब कुछ देर बाद उनके साथ कुछ अजीब सा होने वाला था। ये लोग बातचीत में मशरूफ थे कि तभी उनका दरवाजा खटखटाया जाता है, यानी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उन्होंने जल्दी से टीवी की तरफ देखा तो वहां उन्हें इंसानी टांगें दिखाई दे रही थीं। बाहर जो कोई भी था वो कियारा के हस्बैंड की आवाज में बात कर रहा था और वह जल्दी से दरवाजा खोलने को कह रहा था। कियारा को लगा कि जरूर उसका हस्बैंड यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ आया है। वो जल्दी से उठकर दरवाजा खोलने के लिए वो कहती है कि मैं जानती हूं बाहर तुम्हारा हस्बैंड नहीं है,
क्योंकि मैडलिन जानती थी कि रात के इस अंधेरे में कोई भी इंसान इस कमरे तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन कियारा को मैडलिन की बातों पर यकीन नहीं होता और वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, जिसके बाद मैडलिन कियारा से कहती है कि वह तुम्हें फंसा रहा है। तुम उसका इम्तिहान ले लो। तुम उसे कोई ऐसी बात पूछो जिसके बारे में सिर्फ तुम या तुम्हारा हस्बैंड जानता हो। कियारा बाहर खड़े हुए इंसान से एक किताब के बारे में सवाल करती है जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए था। लेकिन जब बाहर खड़ा हुआ इंसान कोई जवाब नहीं देता तो यह समझ जाते हैं कि यह वॉचर ही है। यह लोग जब दरवाजा नहीं खोलते तो वॉचर उनके बाहर लगाए हुए कैमरा को तोड़ देता है। और यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि वॉचर्स इंसान के रूप में भी खुद को बदल सकते हैं। वॉचर्स उनकी इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। वे बहुत तेजी से शीशे को मारने लगे जिससे शीशे में एक बड़ा क्रैक भी आ जाता है। लेकिन यहाँ मैडलिन समझदारी दिखाते हुए सबको लाइन से शीशे की तरफ खड़ा कर देती है, जिससे वॉचर्स का गुस्सा थोड़ा बहुत ठंडा हो जाता है और वे वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ मीना मैडलिन को बताती है कि हमने गड्ढे में से यह सारा सामान चुराया था। ये सुनकर मैडलिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि तुम लोगों ने दूसरा रूल भी तोड़ दिया। अगली सुबह मैडलिन उस गड्ढे से लाया हुआ सारा सामान उठाकर वापस उसी गड्ढे में फेंक देती है, जिससे उन वॉचर्स का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। मगर अब इन लोगों को जंगल में बहुत ही ज्यादा अजीब चीजें दिखाई देना चालू हो गई थी और उसका सबसे ज्यादा असर डैनियल पर होता है। डैनियल अचानक बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है। दूसरी तरफ कियारा, जिससे पहले उम्मीद थी कि उसका हस्बैंड जिंदा है और वह यहां आकर उसे यहां से बचा लेगा, लेकिन अब उसे पता चल चुका था कि उसका हस्बैंड अब वापस नहीं आएगा, जिसकी वजह से वह अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुकी थी और वह डिसाइड करती है कि वह वॉचर्स के इन गड्ढों में कूदकर अपनी जान दे देगी, क्योंकि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं रही। वह ऐसा करने ही वाली होती है कि मीना आकर उसे बचा लेती है। इसी बीच हम देखते हैं कि डैनियल मैडलिन की तरफ अजीब तरह से देख रहा होता है और वह गुस्से में आकर मैडलिन को पेड़ के साथ बांध लेता है। डैनियल ने कहा कि अब मैं इस बुढ़िया के कोई रूल्स नहीं मानूंगा, अब यहां सिर्फ मेरी बात मानी जाएगी। अब रात होने वाली थी, इसलिए डैनियल कमरे की तरफ भागा और कियारा भी उसके पीछे भागी, लेकिन मीना मैडलिन के पास आई और उसकी रस्सियां खोलने लगी। दूसरी तरफ डैनियल ने कियारा को लेकर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और मीना और मैडलिन को बाहर वॉचर्स के लिए छोड़ दिया। इसी दौरान वॉचर्स कमरे के बाहर आ जाते हैं और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ डैनियल कियारा से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा, बल्कि अब हम यह गांव बसाएंगे और यहाँ पर हम अपना परिवार बसाएंगे। मगर कियारा डैनियल को धक्का देकर बेहोश कर देती है और कमरे से बाहर आ जाती है और किसी तरह मैडलिन और मीना के साथ कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देती है। मगर वॉचर्स को पता था कि यह लोग तीनों कमरे के अंदर हैं, इसलिए उन्होंने कमरे को बहुत बुरी तरह हिलाना शुरू कर दिया और कमरे में बहुत ज्यादा क्रैक आ गया था। मगर जैसे तैसे सुबह हो जाती है और यह लोग बच जाते हैं। सुबह डैनियल आता है और कमरे के बाहर बैठ जाता है। डैनियल कहता है कि यह कमरे में नहीं रह सकते क्योंकि यह डरपोक है। डैनियल का कहना था कि अब हम बाहर जंगल में रहेंगे, मगर मैडलिन कहती है कि हम बाहर नहीं जा सकते, अगर हम बाहर गए तो वॉचर्स हमें मार डालेंगे। लेकिन डैनियल नहीं मानता और वह जंगल में चला जाता है। अब हम देखते हैं कि डैनियल पूरी तरह से बदल चुका है और वह जंगल में जाकर वॉचर्स के लिए फंदा बनाता है और एक वॉचर को पकड़ लेता है। वह वॉचर को घसीटते हुए कमरे के पास लाता है, मगर वॉचर्स का यह रूल है कि अगर उनके किसी भी साथी को चोट पहुंचाई जाए तो वह बहुत बुरी तरह से गुस्से में आ जाते हैं। जैसे ही डैनियल वॉचर को कमरे के पास लाता है, वैसे ही बाकी के वॉचर्स कमरे के चारों तरफ आ जाते हैं और बहुत तेजी से कमरे को हिलाना शुरू कर देते हैं। मगर इस बार वह कमरे को गिरा देते हैं। कमरे के गिरने के बाद मैडलिन, मीना और कियारा किसी तरह वहां से भाग जाते हैं और जंगल में जाकर छुप जाते हैं। मगर डैनियल को वॉचर्स पकड़ लेते हैं और उसके शरीर को पेड़ पर टांग देते हैं। इसके बाद वॉचर्स का गुस्सा शांत हो जाता है और वह वहां से चले जाते हैं। अब मैडलिन कहती है कि अब हमें कोई नया प्लान बनाना पड़ेगा क्योंकि अब हमारे पास कोई कमरा नहीं बचा है। मीना कहती है कि अब हम गांव छोड़कर भाग जाते हैं, मगर मैडलिन कहती है कि हम गांव नहीं छोड़ सकते क्योंकि अगर हम गांव छोड़ेंगे तो ये वॉचर्स हमें जंगल में मार देंगे। अब यहां पर मैडलिन और मीना आपस में लड़ने लगते हैं और मीना कहती है कि अगर तुमने मुझे यहां से नहीं जाने दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। मगर मैडलिन कहती है कि अगर तुमने यहां से जाने की कोशिश की तो वॉचर्स तुम्हें मार डालेंगे। इसी बीच कियारा कहती है कि अब मैं यहां नहीं रहूंगी और वह जंगल की तरफ भाग जाती है।
मगर मीना और मैडलिन उसके पीछे भागते हैं। जंगल में कियारा को एक गड्ढा दिखाई देता है और वह गड्ढे में कूदने वाली होती है कि मैडलिन आकर उसे बचा लेती है, मगर तभी वॉचर्स वहां आ जाते हैं और मीना को पकड़ लेते हैं। मीना बहुत चिल्लाती है, लेकिन वॉचर्स उसे गड्ढे में फेंक देते हैं। मीना की मौत हो जाती है। मीना की मौत देखकर मैडलिन और कियारा बहुत रोते हैं और वे समझ जाते हैं कि अब उन्हें बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। क्या चीज? जिस पर मैडलिन ने जवाब दिया कि यह सारे क्रिएचर्स फेरीज हैं जो किसी जमाने में इंसानों के साथ मिलकर रहते थे। फेरीज पंखों वाले एक जादुई जीव थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ इंसानों को फेरीज की शक्तियों से डर लगने लगा। इसीलिए इंसानों ने फेरीज को खत्म करने का सोचा। इंसानों की तादाद ज्यादा थी, इसलिए फेरीज इंसानों का मुकाबला नहीं कर पाए। इंसानों ने इन फेरीज को जंगल में एक बहुत बड़े गड्ढे के अंदर कैद कर लिया और उन्हें श्राप से हमेशा हमेशा के लिए इस गड्ढे में बंद कर दिया। उसके बाद फेरीज कई सौ सालों तक उस गड्ढे में कैद रहे, लेकिन फिर वक्त के साथ उन्होंने जमीन के अंदर खुदाई करके निकलने के रास्ते बना लिए। आज वही फेरीज वॉचर्स के रूप में गड्ढों से निकलकर हमारे सामने आते हैं। हालांकि कई सौ सालों तक जमीन के अंदर रहने की वजह से उन्होंने अपने पंख और जादुई शक्तियां खो दी और साथ ही उन्हें सूरज की रोशनी से तकलीफ होने लगी, लेकिन अब भी उनमें रूप बदलने की शक्ति है। इस पर डैनियल ने मैडलिन से पूछा कि यह वॉचर्स हमसे क्या चाहते हैं और यह हर रात हमें देखते क्यों हैं। जिस पर मैडलिन ने बताया कि यह वॉचर्स एक बार फिर से जंगल से निकलकर इंसानों के बीच रहना चाहते हैं, लेकिन अपने असली रूप में यह इंसानों के बीच नहीं रह सकते। इसीलिए उन्होंने हमें यहां रखा हुआ है ताकि हमें देखकर हमारा रूप ले सकें और हमसे आज के दौर के तौर तरीके सीखकर इंसानों के बीच रह सकें। मैडलिन ये सब बातें बता ही रही थीं कि अचानक सभी वॉचर्स वापस लौट आए, और जब वॉचर्स को पता चलता है कि मैडलिन और मीना वापस अपने कमरे में आ गए हैं, तो वह सब गुस्से से भड़क उठे और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। इन चारों ने टेबल को खींचकर दरवाजे के सामने रख दिया ताकि दरवाजा वॉचर्स तोड़ ना सके, लेकिन वॉचर्स की ताकत काफी ज्यादा थी और इन चारों को पता चल चुका था कि जल्द ही वॉचर्स अंदर आ जाएंगे और उन्हें मौत अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। तभी उन्होंने देखा कि टेबल को घसीटकर दरवाजे तक ले जाने की वजह से कारपेट पलट गई है। जब उन्होंने कारपेट हटाया तो उन्हें नीचे एक बड़ा लोहे का गेट नजर आया। उन्होंने जल्दी से गेट खोला तो उन्हें पता लगा कि नीचे एक बहुत बड़ा बंकर है। यह लोग जल्दी से उस बंकर के अंदर घुस गए और ऊपर से लोहे का गेट बंद कर दिया। ये लोग इस बात को लेकर परेशान थे कि यह बंकर यहां पर मौजूद था और इन लोगों को पता भी नहीं चला। इस बंकर के नीचे बहुत फैसिलिटीज थीं, हजारों दिन का खाना, एक कंप्यूटर और भी बहुत सारा जरूरत का सामान रखा था। मीना जानना चाहती थी कि आखिर यह जगह किसने बनाई, इसीलिए वो उस कंप्यूटर को ऑन कर लेती है। उस कंप्यूटर में बहुत सारा डाटा सेफ था, जिसे खोलने पर उन्हें पता चलता है कि यह सारी जगह प्रोफेसर मार्टिन ने बनाई थी। असल में प्रोफेसर को इन क्रिएचर्स के बारे में पता था। वो इन वॉचर्स पर रिसर्च करना चाहता था, इसलिए उसने यह बंकर बनाया था। पैसों का लालच देकर वो दूसरे इंसानों को काम के लिए यहां लेकर आता था और रात के वक्त मजदूरों को ऊपर कमरे में छोड़कर खुद यहां आकर छुप जाता था, और वो वॉचर्स फिर उन इंसानों को खा जाया करते थे। अगली वीडियो में डॉक्टर मार्टिन बताते हैं कि उनकी रिसर्च के दौरान उन्हें एक सबसे अलग फेरी मिली जो रोशनी में भी उन गड्ढों से बाहर आ सकती थी। डॉक्टर बताता है कि उस वॉचर ने एक बच्ची का बिल्कुल परफेक्ट रूप ले लिया था, जिसे कोई पहचान नहीं सकता था। वो बहुत अच्छी थी। उसने डॉक्टर मार्टिन को मारा नहीं। डॉक्टर मार्टिन उसे यहां ले आया। तभी प्रोफेसर ने कैमरा को दूसरी तरफ मोड़ा। तब उन्होंने देखा कि प्रोफेसर ने उस छोटी सी बच्ची के रूप में आए वह क्रचर को पिंजरे में कैद कर लिया है। पता नहीं डॉक्टर उसके साथ कौन सा एक्सपेरिमेंट करने वाला था। उस कंप्यूटर में बहुत सी वीडियोज थीं और हर वीडियो में कुछ ना कुछ बताया हुआ था। मीना बस यह जानना चाहती थी कि आखिर में क्या हुआ, इसीलिए वह सबसे आखिरी वीडियो प्ले करती है जिसमें वह देखती है कि प्रोफेसर खुद को और उस फेरी को मारने वाले हैं। मरने से पहले वह इस जंगल में फंसे हुए लोगों के लिए यहां से निकलने का रास्ता बता देता है
और कहता है कि शाम में जिस डायरेक्शन में परिंदे भागते हैं उस डायरेक्शन में भागने से वे लोग इस जंगल से निकल सकते हैं। उसने इस रिकॉर्डिंग मैसेज में कहा था कि अगर कोई इस जंगल से निकलने में कामयाब हो गया तो यूनिवर्सिटी में जाकर मेरी सारी रिसर्च तबाह कर देना। मैंने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके बाद प्रोफेसर ऊपर चले गए और फिर 2 गोलियों की आवाज आई जिससे उन्हें समझ आया कि प्रोफेसर ने पहले उस फेरी को मारा और फिर खुद को गोली मार दी। वेल, आज रात ये चारों बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें इस जंगल से जान छुड़ाने का रास्ता मिल गया था। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक लिखे एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, प्लीज एक सब्सक्राइब कर देना।